नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, चैप्टर 2 है ये। चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है और उसके वीडियोज़ भी यूट्यूब पे आ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान में अधिकार, इस चैप्टर का नाम है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट्स के बारे में बात करेंगे। नोट्स के साथ साथ इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या मूल ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसे देख लेते हैं। भारत संविधान में अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। अधिकार के बारे में बात करेंगे, अधिकार का क्या मतलब होता है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है, सामान्य अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार आदि जो है हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी पॉइंट्सों को हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे मन में और भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनके बारे में हमने नीचे इस चैप्टर में डिटेल्स में बता रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, और इंग्लिश में इसे हम राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इस चैप्टर का, वो हमारा कहता है भारतीय संविधान में अधिकार के मुख्य बिंदु क्या है। भारत के संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार है, जो हमारे पास अधिकार दिए गए हैं, उसके मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले तो अधिकार का अर्थ क्या होता है, अधिकारों का घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं। तीसरा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, 7 थे, जिसमें से एक को हटाकर अब 6 रह गया है, जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इसके अलावा सामान्य अधिकार क्या है, 5वां है मौलिक अधिकार क्या है। तो ये 5 ऐसे अधिकार के बिंदु हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट करके हम समझेंगे कि भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार का मुख्य बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अधिकार क्या होता है, अधिकार हम किसे कहते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं। अब हम बात करेंगे अधिकार के बारे में। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं, वो समय है, वो तरीका है जिसमें बिना कोई भी मनुष्य अपने विकास नहीं कर सकता। मतलब समाज, समाज जहां पे हम रहते हैं, जो हमारा गांव है, जो हमारा क्षेत्र है, जहां हमारे नाते रिश्तेदार रहते हैं, वही तो हमारा समाज हो गया। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज के बिना अपना प्रोग्रेस कर सकता है? क्या आपको मैं, अगर आप में से किसी भी को जंगल में जाके छोड़ दूं, तो क्या आप सभ्य मनुष्य बन सकते हैं? क्या सब लड़के बन सकते हैं, सब लड़की बन सकते हैं? नहीं। आप वहां पे रहोगे, कहोगे "ओ, है, ओ", जैसे जानवर करते हैं वैसे करने लगोगे, यही करोगे ना। तो एक मनुष्य को सही तरीके से अपने जीवन में विकास करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, समाज की जरूरत होती है। समाज एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसा घटक है मनुष्य के जीवन में जिसके बिना कोई विकास ही नहीं कर सकता है। अधिकार वह हक है, अधिकार वह हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे हक है ना, आपके पास बहुत सारे अधिकार है ना। एक मनुष्य को बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे आपको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है ना। आपके जीवन के अंदर किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, ये भी है। आपको मत देने का अधिकार है, ये भी है। आपको जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार आपको मिले हैं ना। यदि आपको मैं बोल दूं आप हंसोगे नहीं, आपको हंसने का अधिकार नहीं है, आपको खेलने का अधिकार नहीं है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, तो क्या आप इन अधिकारों के बिना रह सकते हो? और अधिकार को ही हम क्या कहते हैं, हक कहते हैं, जिसकी वो मांग करता है, कानून द्वारा प्राप्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करता है। अब बहुत सारे अधिकार तो आपको मिले हुए हैं, और कानून जो है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, वो हमारे इन अधिकारों का, इन हकों का रक्षा करती है, इसे मदद करती है हमारे संभाल के रखने में। तो ये हमारे अधिकार के बारे में। अब हम बात करेंगे अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में। तो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है। जितने भी लोकतांत्रिक देश है, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, डेमोक्रेसी पहले होता क्या है वो जान लीजिए। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा चुना गया शासन।
मतलब जनता जो है वो जनप्रतिनिधि को चुनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जनप्रतिनिधि क्या होता है? तो जनप्रतिनिधि वही होता है जिसे जनता चुनता है विधायक के रूप में, सांसद के रूप में। विधायक क्या करता है? अपने राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का निर्माण करता है, और सांसद क्या करता है? केंद्र में जाके प्रधानमंत्री का निर्माण करता है। याद रखिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो विधायिका है वो दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र लेवल पे और एक राज्य लेवल पे। राज्य लेवल के जो विधायक होते हैं ना, वो एक राज्य के अंदर ही उनकी शक्ति सीमित होती है, लेकिन केंद्र लेवल के जो होते हैं जिन्हें हम सांसद कहते हैं, उनकी शक्ति देश के बराबर होती है, मतलब पूरे देश के लिए होता है। तो देखिए, नागरिकों को जो भी अधिकार मिला है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। ऐसी ही सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। कोई भी देश हो, बस वो देश डेमोक्रेटिकल होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो उसमें वहां के आम लोगों को कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार के रूप में। वो जहां पे लिखे जाते हैं उसी को हम अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और इसकी मांग हमारे भारत देश में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने उठाया था। याद रखिएगा, इसका डिमांड सबसे पहले हमारे देश में 1928 में किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामान्य अधिकार क्या होता है? तो सामान्य अधिकार वे अधिकार हैं जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किया जाता है। कुछ ऐसे अधिकार जो नॉर्मल है, हंसने का, बोलने का, खाने का, नाचने का, गाने का, दिस दैट, यह वह करने का, तो ये नॉर्मल अधिकार है। इसके लिए तो हम फोर्स नहीं बुला सकते ना, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को तो नहीं बुला सकते ना, इसके लिए हम IAS IPS को तो नहीं बुला सकते ना। ये सामान्य अधिकार है जो नॉर्मली लोगों की सहायता से, कानून की मदद से ही हमारे समाज में लागू कर दिया जाता है। इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। इन प्रकार के जितने भी ये साधारण नीति बनते हैं, नीति मतलब नियम, इन सभी को, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, संसद कानून बनाकर परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भारत देश के अंदर संविधान के जितने भी कानून है उसमें बदलाव करने का हक, बदलने का हक, खत्म करने का हक, नया कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ संसद को ही होता है, जनप्रतिनिधि को ही होता है। दूसरा कोई इस कानून को बदलाव नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, जो जनता के द्वारा चुन के जनप्रतिनिधि जाते हैं वही देश के कानून के साथ बदलाव कर सकते हैं, नया फेरबदल कर सकते हैं, नए बना सकते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसे कानून हैं जो खुद ही संविधान कहता है कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। वो कौन से कानून है? वो मौलिक अधिकार के कानून है। जैसे अब वोट देने का अधिकार हो गया, मतदान देने का अधिकार है, तो ये तुम्हारे मौलिक अधिकार में 18 वर्ष के आप हुए, आपका वोटर ID कार्ड बन गया। अब आप जाके अपने हिसाब से जनप्रतिनिधि को चुनिए, सरकार को चुनिए और अपने देश के सहायता कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाने में सहायता कीजिए। लेकिन अगर कोई बहुत सारा सांसद मिलकर कहेगा कि नहीं अब वोट देने का अधिकार खत्म करो, तो ये कैसा हुआ भाई? ये तो डेमोक्रेटिकल कंट्री का नाम खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेटिकल कंट्री का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करेंगे। लेकिन अब वोट देने का अधिकार ही खत्म कर देगा तो क्या वो डेमोक्रेटिकल कंट्री होगा? नहीं होगा। इसलिए संविधान खुद ही कहता है कि भाई कुछ ऐसे नियम भी हैं जिसके माध्यम से आप सब चीज में तो चेंजिंग कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को छेड़छाड़ मत करो। अब मौलिक अधिकार में वो 6 नियम, 6 अधिकार, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मौलिक अधिकार होता क्या है, बताऊंगा आगे। क्या मौलिक अधिकार आ गया? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होता है। मतलब ये वो अधिकार है जिससे मनुष्य समाज में रह के विकास करता है, ग्रोथ करता है, अपने जीवन को बेहतर बनाता है। ये अधिकार नहीं हो मनुष्य मर जाएगा। मनुष्य को पूजा पाठ करने का अधिकार छीन लो, मनुष्य को सड़क पे चलने का अधिकार छीन लो, मनुष्य से वोट देने का अधिकार छीन लो, मनुष्य से पढ़ने का अधिकार छीन लो। तो ये सब, अब जब सब अधिकार छीन लोगे तो मनुष्य काम का क्या? उसे जानवर बना दो, फिर गले में पट्टा डाले खूंटे में लगा दो। जब अधिकार ही नहीं है, पशु जैसे आवारा की तरफ घूमता रहता है, यहाँ जूठा वहां जूठा, ऐसे ही मनुष्य भी हो जाएगा बिना इन अधिकारों को। कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या वाकई में मनुष्य को मौलिक अधिकार की जरूरत है? तो आप बताओगे हाँ भाई बिल्कुल 100%। बिना मौलिक अधिकार के तो इंसान पशु के बराबर है। जब उसके पास कोई अधिकार ही नहीं होगा तो वो जीवन जी के करेगा क्या? तो एक आधारशिला है मौलिक अधिकार इंसानों के जीवन के लिए, जो उसको ग्रोथ होने में मदद करता है, जो संविधान में सूचीबद्ध भी किए गए हैं। संविधान में दिया गया है ये मौलिक अधिकार, जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसको लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर समाज के लोगों के बीच में विशेष प्रावधान है, अलग से एक तरीका बनाया गया है। इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान ही करता है। मैंने इसे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि संविधान जो है वो हमारे बीमे जैसा कुछ क्वेश्चन था ना, तो मैंने आपको बताया था LIC नहीं था ये। खुद संविधान जो है वही हमारे
हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, हमें सुरक्षा की गारंटी देता है, इसी को तो हम बीमा कहते हैं। इसके अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यदि किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सरकार का कोई भी अंग, चाहे अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, सरकार का कोई अंग कहने का क्या मतलब है? सरकार के 3 ही अंग हैं। पहला है विधायिका, रट लीजिए, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अभी आप 11th क्लास में आ गए हैं या आने वाले हैं, इससे मतलब नहीं है। ये 10th 11th 12th ये तो 3 आपके स्कूल में हो जाएगा। इसके बाद भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हमेशा ही पढ़ना है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है? सरकार के 3 अंग है। और संविधान में संशोधन करने के लिए इसमें जो सरकार के 3 अंग है, वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। बाकी सारे अधिकार में आप काम कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर दीजिए, बदल दीजिए, नया लगा दीजिए, पुराना लगा दीजिए, लेकिन मौलिक अधिकार जो इंसानों का है उसमें सरकार का कोई भी अंग छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, क्योंकि संविधान इसकी सुरक्षा की गारंटी खुद देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान हमारे लिए हमारे अधिकारों के बीमे की तरह है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है इस चैप्टर में, अब क्या क्या पढ़ लिया बहुत कुछ में, उसको देख लेते हैं एक बार रिवीजन। भारत संविधान के अधिकार के मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या है, तो उसमें मैंने बताया अधिकार है, अधिकार का घोषणा पत्र है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, तो ये तीसरा पॉइंट जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के बारे में समझा दिया। लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर हम लोगों के पास ऐसा कौन कौन सा अधिकार है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो अब हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पे आ जाते हैं कि वो पहले देखिए कि अभी हमने आपको बताया कि 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये 6 नहीं था, ये पहले 7 था। इसमें एक संपत्ति का भी अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो 7 में से एक हटा दिया तो 6 बच गया। तो अब 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। भारत देश के अंदर रहने वाले सभी लोग एक समान होंगे, कोई जाति, कोई धर्म, कोई अमीर गरीब, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, एससी एसटी ओबीसी जनरल कुछ नहीं, सब बराबर है, सबको समान अधिकार है। तो अब ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ होगा तब ना मानेंगे। तो संविधान में 14 से लेके 18 अनुच्छेद जो है ना, नियमावली जो है ना, नीति है ना, जो कानून है ना, उसमें लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता के अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग अभी से इन सब चीजों को समझ लीजिए। कोई आपके साथ द्वेष करे, कोई आपको नीचा दिखाने का कोशिश करे, तो उसको याद दिला दीजिएगा कि मौलिक अधिकार 14 से 18 समानता का है। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा समाज में, स्कूल में, कि आपके साथ ना लोग ऊंच नीच की भावना रखते हैं। कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा फील होगा, कहीं भी, या तो आप गांव में ले लो, शहर में ले लो, या कभी आप देखोगे ना कि बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो वो हमें इग्नोर करते हैं। या कोई आप स्टूडेंट हो तो मैं आपके हिसाब से बताता हूं, ओवर स्मार्ट बच्चे जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं नहीं होते हैं ये नहीं पता, लेकिन जिनका कपड़ा थोड़ा लहक चहक का होता है, जो थोड़ा वो लिपस्टिक लगा के एकदम बिंदी फेयर फेयर लवली वगैरह लगा के चकाचक होंगे ना, उनके बात करने का एक हाव भाव अलग होता है। एक्सक्यूज मी, हेलो, नो, ये होता है। वहां पे आपको ना लगेगा कि यार ये समानता नहीं, तो आपको ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि हमारा भारत का अनुच्छेद संविधान हमें कहता है कि समानता का अधिकार है। कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। ये पहला था, 6 मैंने बताया ना, पहला। उसमें दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी। आपसे आपकी आजादी कोई नहीं छीन सकता। आपका जहां मन है वहां पढ़ो, आपको जहां खेलना है वहां खेलो। अब जहां खेलना है वहां खेलो का मतलब किसी के घर में तो जाके नहीं खेल सकते ना। मतलब खेलने का मतलब पार्क में अगर आप चाहते हो खेलने, तो आपको कोई रोकता है क्या? क्योंकि वो हमारे सरकार की प्रॉपर्टी और सरकार के नियमावली के अनुसार हमारी स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है। उसी पार्क में अगर विधायक सांसद का बेटा खेल रहा है तो हमें खेलने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोकेगा, क्योंकि विधायक सांसद को भी वही अधिकार है जो हमारे पास है, समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारा 19 से 22 तक है।
19, 21 और 22 इसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। इन सभी अधिकारों को मैं अभी आपको विस्तार से भी बताने वाला हूं। अभी हम फिलहाल तीसरे अधिकार के बारे में चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको जलील कर रहा है, कोई आपको बेइज्जती कर रहा है, तो आप कहोगे शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाई 23 से लेकर 24 अनुच्छेद तक आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, आपको कोई धमका नहीं सकता है, आपको कोई मार नहीं सकता है, आपको कोई गाली नहीं दे सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि टीचर स्टूडेंट को डांट दे, टीचर स्टूडेंट को 2 थप्पड़ लगा दे, टीचर स्टूडेंट को 2-4 डंडे लगा दे, लेकिन ये प्यार भावना है, इसमें भी अधिकार नहीं है। शिक्षक को मारने का अधिकार नहीं है। शिक्षक अगर बच्चों को मारते हैं फंस जाएंगे। शोषण के विरुद्ध स्कूल में कोई टीचर मारता है। चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का क्या मतलब होता है? आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म को पालन कीजिए। कोई मुसलमान है, वो अपने धर्म का पालन करेगा। कोई मुसलमान होके भी चाहे हिंदू बनना तो वेलकम है, वो आके हिंदू बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये अधिकार है। कोई क्रिश्चियन है, हिंदू बन सकता है। कोई सिख है, हिंदू बन सकता है। कोई जैनी है, हिंदू बन सकता है। कोई बौद्ध है, हिंदू बन सकता है। कोई चाइनीज है, बन सकता है। पाकिस्तानी है, बन सकता है। बांग्लादेशी है, बन सकता है। म्यांमार का है, बन सकता है। कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जिसे मन हो वो हमारे हिंदू के सनातनी धर्म को एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल उनको इस बात का छूट है। हमारा कहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से लेके 30 अनुच्छेद तक बताया गया है कि आप अपने संस्कृति के सुरक्षा करने का आपके पास अधिकार है, शिक्षा संबंधी अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 से 30 में कहा गया। और ये सारे जितने भी मैंने अधिकारों की बात की है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं। और छठा नंबर पे जो आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में कहा गया है। ये 6 ऐसे अधिकार हैं जो हर एक व्यक्ति को भारत देश के सिटीजनशिप मतलब नागरिकता प्राप्त होने के बाद ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। ये 6 के 6 मौलिक अधिकार। पहले इसमें 7वां भी था, मैंने बताया था संपत्ति के अधिकार, अब उसको हटा दिया गया है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 6 अधिकारों की जिक्र के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। बात हम 7वें अधिकार की कर ही रहे थे तो थोड़ा सा चर्चा उस पर भी कर ही लेते हैं। विशेष 1978 में 1978 में संविधान का 44वां संशोधन हुआ, जिसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया। अब क्या हुआ, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के सूची में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और इस अनुच्छेद को 300 के तहत एक साधारण कानून अधिकार बना दिया। साधारण कानूनी अधिकार के बारे में मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले इसी चैप्टर में कि नॉर्मली उसे पुलिस वगैरह की सहायता से लगा दिया जाता है, तो इसे नॉर्मल अधिकार बना दिया गया जो संपत्ति का अधिकार था। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता, बिना भेदभाव से समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना। कानून, पुलिस, नियम, संविधान, इन सभी के सामने हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां पे सभी को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगा। जैसा कानून मेरे लिए है वैसा आपके लिए है, वैसा उनके लिए है, उनके उनके लिए है, सभी के लिए समान कानून होगा। अब हम अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 15 मैंने सबसे पहले जो आपको बताया था समानता का अधिकार, उसमें मैंने बोला था ना कि 14 से 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसमें अभी मैंने अनुच्छेद 14 में आपको क्या बताया, कानून के समक्ष भी लोग समान है, सबको समान कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब हम अनुच्छेद 15 पर आ गए हैं। धर्म के हिसाब से आपके साथ कोई असमानता नहीं कर सकता कि तुम हिंदू हो तो तुमको नीचे बैठाएंगे, नहीं, समान अधिकार है। वंश के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। जाति के आधार पर, तुम कौन से जाति से हो, अच्छा तुम निम्न जाति से हो, तुम नीचे स्तर के जाति से हो, तो तुमको तो भाई यहाँ इस होटल में खाने नहीं देंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तुम नीचे जाति के हो ना, तो तुमको स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे, कोई नहीं कह सकता। संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, बराबर का अधिकार देता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। आप कहाँ से आए हैं, बिहार से, हैट बिहारी, जैसे ही बोल दिया फंस गया बेटा। वो अनुच्छेद
15 में फंस गया और मौलिक अधिकार सीधा सुप्रीम कोर्ट देखता है, लताड़ देगा भाई उसको। इसलिए किसी के जन्म स्थान को लेके आप ये बिहारी और उत्तर प्रदेशिया और ये दिस डैट नहीं कर सकते हो, फंस जाओगे बाबू। अनुच्छेद 16 की बात अगर कर ले तो सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में अवसर में समानता होनी चाहिए। सार्वजनिक पद का मतलब किसी कंपनी का कोई वैकेंसी आया तो उस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू में कई सारे जाति है, सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। ये नहीं कि तुम कौन से जाति हो, ब्राह्मण हो तो तुम्हारा नहीं भरेंगे भाई, तुम कौन से जाति से हो, अच्छा तुम अहीर हो और तुम्हारा वेलकम है, ऐसा नहीं होगा भाई। सभी बराबर होंगे, सभी जाति धर्म को समान नियुक्ति का वहां पे अधिकार है। अनुच्छेद 16(4) राज्य को नागरिकों को किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण देने का अधिकार देता है। आरक्षण की बात अलग है, यहाँ पे आरक्षण पिछड़े जाति को मिला है तो सही है, वो आगे आएंगे, लेकिन भर्ती के समय में बाबू ये दिस डैट नहीं चलेगा, ऊंच नीच नहीं चलेगा, जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं चलेगा, जन्म स्थान के हिसाब से भेदभाव नहीं चलेगा, ये अनुच्छेद 16 कहता है। अब हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं, समाज से अस्पृश्यता की समाप्ति। अब ये नया शब्द आ गया, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कोई किसी को छुएगा तो छुआ जाएगा, महक जाएगा। ये पहले गांव में होता था, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि छोटे जाति के लोग ना बड़े जाति के घर पे नहीं आ सकते, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, उनके चापाकल पे पानी नहीं पी सकते, उनके द्वारा दिए गए भोजन को उनके थाली में नहीं खा सकते, पत्ता में खाते थे, नीचे जमीन पे रख के खाते थे, चापाकल से पानी चला दिया जाता था और नाले से जो बह के आता था वो पी के वो जिंदा रहते थे। ये अस्पृश्यता था। यहां तक समस्या बनी हुई थी कि बड़े बाबू जब सड़क पे चलेंगे तो उनकी परछाई के सामने भी छोटे लोगों को नहीं आना है, परछाई से छुआछूत था। जिस सड़क पे वो चलेंगे उस सड़क पे छोटी जाति के लोग नहीं चलेंगे, ये अस्पृश्यता था। तो अनुच्छेद 17 संविधान बनाने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, खुद ही सबसे छोटी जाति के थे। उनको पता था कि कैसे समाज में लोग छोटी जाति के लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको मारते हैं, उनको डरा डरा के उनको जीवन जीने, इसलिए ऐसा कानून बना दिया कि बेटा अब जाओगे कहां। संविधान 17 में क्या कहा कि समाज में अस्पृश्यता नहीं चलेगा बेटा, छुआछूत करोगे फंस जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ सकता है और जिंदगी भर दौड़ते दौड़ते पता चलेगा बूढ़ा हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा अगला बच्चा केस लड़ते लड़ते मर जाएगा। तो ऐसा काम काहे करेंगे भाई, अस्पृश्यता से दूर रहो। अनुच्छेद अगर आपको कोई कहता है कि ये छोटी जाति का, इसको नहीं छुएंगे, तो इसका मतलब है कि वो हमारे संविधान के मान्यता का उल्लंघन कर रहा है, हमारे कानून को धमका रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। और भारत देश में सभी देवी देवता एक साइड है, लेकिन सबसे ऊपर हमारे भारत देश का संविधान है, कानून है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 के बारे में। तो अनुच्छेद 18 हमारा क्या कहता है? सैनिक एवं शैक्षिक उपाधियों के अलावा अनुपाधियों पे रोक। 18वां संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है वो क्या कहता है? सैनिक एवं शैक्षिक उपाधि, उपाधि मतलब पुरस्कार, किसी को पुरस्कार देते हो ना, तो इन दोनों पुरस्कारों के अलावा सभी पुरस्कारों पर रोक है। ये हमारा पहला जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, इसके अंदर जो हमारा समानता का अधिकार था 14 से 18 तक, इन 14 से 18 अनुच्छेदों को मैंने बता दिया। रट्टा मार लीजिए, कोई टोके ना तो एकदम दबा दीजिएगा अनुच्छेद, खटाखट खटाखट, जैसे वकील आज जज सुनाने लगता है ना, पुलिस वाला सब कांप जाएगा। कभी देखे हो वकील के सामने पुलिस वाला को टेढ़ियाते हुए? नहीं, नहीं टेढ़ियाएगा, देख लेगा गाड़ी पर लिखा हुआ है एडवोकेट, साइड हो जाएगा। अरे हम तो कई सारा वीडियो देखे हैं जिसमें वो महिला पुलिस कह रही है कि जीना हराम कर रखे हैं हमारे ये एडवोकेट साहब सब, चलान काटो तो कोर्ट में बुला लेते हैं। अब भाई नौकरी छोड़कर कौन कोर्ट में दौड़ेगा भाई? और तुम्हें पता है दुनिया का कितना भी बड़ा नेता हो, बिजनेसमैन हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, वो एक साधारण से जज के सामने जी हुजूर करते रहते हैं, डर से थर 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 थर। अगर कल उनका पेशी है किसी कारण से, उनको अगर जाना है कोर्ट में, तो उनको रात भर नींद नहीं आता है, रात भर वो ये सोचता रहता है बाप रे बाप कल हमारे साथ क्या होगा, क्या जज साहब बोलेंगे, रखेंगे कि सस्पेंड कर देंगे, तो वहां लताड़ेंगे, नौकरी रहेगा कि जाएगा, डर से। तो ये कानून कानून सबसे ज्यादा कौन पढ़ता है? वकील या जज तो पढ़ता है ना। तो भाई जो रट्टा मार रखा है सारे अनुच्छेद को, उससे पंगा लोगे? अरे गलती करके गलती नहीं मानते वकील साहब, कहते हैं कि लिखा हुआ है गाड़ी पे वकील, क्या कर लीजिएगा? तो पुलिस वाला कहता है चलान काटो काटो यहाँ चलान, कल से तुमको कोर्ट में दौड़ाना शुरू करता है। वो कहता ना 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 सर गलती हो गया हुजूर, आप जाइए ना सर, कौन टोक दिया? आई छोटका मोटका से तू बातों नहीं ना करता है। कौन है तेरा एसपी, कौन है तेरा कलेक्टर, बात करवाओ।
ऐसे बात करेंगे वकील साहब से? भाई कानून है, पढ़ के पूरा परकच्चा उड़ेले है पूरा संविधान के, हल्के में ले रहे हो। काला कोट क्या तुमको लगता है वो बीमार आदमी थोड़ी ना है, हॉस्पिटल का ड्रेस थोड़ी ना है। संविधान को रट्टा मार के वो ड्रेस हासिल किया है। और सोचो उसके ऊपर वो जज साहब जो चश्मा लगा के ऑर्डर 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 करते हैं, उनका पावर सोच लो कितना होगा। उन्होंने तो और पहले वकालत उन्होंने भी किया है। आप ऐसे जज तो बन नहीं सकते हो। जज बनने के लिए पहले आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का, तब तो इतना साल तो वकालत में दिए, फिर जज बन गए, उनकी बातों का क्या वैल्यू होता होगा ये सोचिए। इसीलिए न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च है। दूसरा मौलिक अधिकार हमारा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक चला है। स्वतंत्रता का, समानता के अधिकार में मैंने तो सारे अनुच्छेद आपको बता दिए ना। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद की बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 19 जो है पहला स्वतंत्रता का, तो वो कह रहा है कि आप भाषण दीजिए ना, जितना भाषण देना दीजिए, सड़क पे खड़ा होकर भाषण दीजिए। अभिव्यक्ति है, संघ बनाने आप ग्रुप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आजादी है, स्वतंत्रता है, ग्रुप बनाओ, भाषण दो, रैली करो, स्ट्राइक करो, सभा करो। भारत में भ्रमण करने की आजादी है। भारत के किसी भाग में, भारत के किसी कोने में आपको स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यापार करने का अधिकार है। आप कहीं भी भारत के किसी कोने में जाके व्यवसाय करो। मेरे को देख लो, बिहार में था, उठा चेन्नई चला गया पढ़ने, चेन्नई में रहा, बीटेक किया, एमटेक किया, आ गया वापस दिल्ली में। यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। तो ये क्या है? स्वतंत्रता ही तो है ना। नहीं तो हम जैसे बिहार में थे, दिल्ली में आते तो कहता है भाई तू दिल्ली में क्यों आ गया, तू दिल्ली से निकल, दिल्ली तो मेरा है। लेकिन नहीं, भारत का संविधान क्या कहता है कि आप भारत के किसी कोने में जाके रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और व्यापार भी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, जहां मनो कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? क्योंकि अनुच्छेद 19, 21, 22 ही तो हमारा स्वतंत्रता का अनुच्छेद है ना। तो ये कहता है अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी जब तक घोषित नहीं हुआ है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक उसको संरक्षण प्रदान करना स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति मान लो हमारे घर में आके रहने लगा और वो अपराधी है, अब किसी ने कह दिया है कि वो खूनी है, खून करके आया है, मामला अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्या उसको घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, और कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उस पर अभी अपराध सिद्ध कहाँ हुआ है, वो अपराधी कहाँ है। अपराध सिद्ध हो जाएगा जब अदालत में जज साहब ऑर्डर ऑर्डर कह के कह देंगे दफा 302 के तहत कलम तोड़ के इसको फांसी की सजा दी जाती है, तब जाके वो अपराधी होगा। या 7 साल 8 साल 9 साल की सजा हो जाए, जो भी हो, जुर्माना हो जाए, तब ना वो अपराधी है। अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, वो अपराधी नहीं है, अभियुक्त है। दंडित व्यक्ति को हम संरक्षण प्रदान करने का हमारे पास अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके जीने की इच्छा को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दो। आपको पता है ना कि स्कूल में 6 से 14 वर्ष 8वीं क्लास तक आपको क्या किताब फ्री में नहीं मिलता है? मिलता है ना, पैसे मिलते हैं ना, ड्रेस के पैसे मिलते हैं ना, खाने पीने के पैसे मिलते हैं ना। तो ये मुफ्त शिक्षा ही तो है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को मौलिक अधिकार में कहा गया है, स्वतंत्रता है कि उनको भाई फ्री में शिक्षा दो। पॉइंट हमारा कहता है अनुच्छेद 22, क्योंकि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें 19 से लेकर 22 तक के टोटल अनुच्छेद हैं। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे ना, तो आपको शायद सारे अनुच्छेद याद ही हो जाएंगे, और ये अनुच्छेद याद होने भी जरूरी है, क्योंकि ये सारे अनुच्छेद नहीं है, ये वही अनुच्छेद है जो हमारे जीवन में मौलिक रूप से उपयोग होता है, हमें जरूरत पड़ती है। कभी कोई पुलिस वाला हमको हाथ मार के चला जाए, थप्पड़ मार के चला जाए, हम मुंह देखते हैं क्या करना चाहिए भाई, हम माफी मांग ले क्या? लोग तो ज्यादातर यही सोचते हैं। लेकिन आपको पता है कि उसके खिलाफ भी अधिकार है। अगर पुलिस वाले को लगे, आपको लगता है कि अब पुलिस वाला मार ही देगा, तो उससे पहले आप पुलिस वाले को तोड़ दो, कुछ नहीं होगा आपको। आपके पास राइट है, अधिकार है। आप इंतजार थोड़ी ना करोगे कि पुलिस वाला हमारा नट्टी देकर 360 डिग्री घुमा देगा, तब हम कैसे भी क्या कर लेंगे। 360 घूमिए जाएंगे तब तो शमशाने में नहीं मिलेंगे बाबू। तो उससे पहले हम उसका 460 कर देंगे ना, 360 घुमा के ड्योढ़ा और एक बार घुमा देंगे। तो ये होता है हमारा। तो अब देखिए, अब हम
अनुच्छेद 22 में बात करेंगे किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। ध्यान दें 86वें संशोधन जो 86वां संशोधन जो हुआ था वो 2002 में हुआ था। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। जब हमारे यहाँ जो ये 2002 में 86 बार जो संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके बाद इस शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया है। अगला मौलिक अधिकार हमारा कहता है तीसरा नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 है। 23 और 24 में हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों को बताया गया है। तो आइए हम अनुच्छेद 23 को समझ लेते हैं। मानव व्यापार, अरे भाई तस्करी, इंसान का खरीद बिक्री, इंसान का गुर्दा आंख किडनी खरीद बिक्री डॉक्टर निकाल लेता है, ये सब बहुत खराब चीज है भाई, अनुच्छेद 23 में आता है। शोषण हो गया ये इंसान का। इसके अलावा बल प्रयोग द्वारा बेगारी बधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो, जबरदस्ती तुम उसको गुलाम बना रखे हो, जबरदस्ती उस पर अत्याचार करते हो, तो ये सभी जो है ये अनुच्छेद 23 के हिसाब से प्रतिबंधित है। केस हो जाएगा भाई उस इंसान पे जो जबरदस्ती किसी से काम करवाएगा, जबरदस्ती किसी को बधुआ मजदूर बना के रखेगा। तो इन मानव व्यापार मतलब इंसान के व्यापारी खरीद बिक्री हो रहा है, तो ये सब भाई बहुत खराब कानून है। जब भारत आजाद हुआ 1947 तब भारत के कई भागों में दास्ता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा याद है ना आप लोग को, कैसे अफ्रीका के महाद्वीपों से जहाज में ठूस ठूस के भर के लोगों को लाके इन बंदरगाहों पर बेच दिया जाता था। कौन से बंदरगाह पे? बगान मालिकों को बेच देना, बगान मालिक को ही ज्यादा बेचा जाता था ना। और तो ये सारी चीजें जो हमारे जब भारत आजाद हुआ तो उस समय बहुत प्रचलित था, बहुत चलता था। जमींदार जो किसान थे ना वो काम करवाते थे इनसे जानवरों की तरह, परंतु मजदूरी नहीं देते थे क्योंकि उसे तो वो तो खरीद के लाते थे ना, उसे वो जानवर ही समझते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। स्त्रियां जो थी, महिला जो थी, उनको भी खरीद फरोख्त किया जाता था। और आपको पता है कि स्त्रियों का फिर क्या हाल होता होगा जब स्त्रियों को खरीद के कोई लाए तो उसे कोई इंसान समझेगा। काम करवाना, उसके साथ अत्याचार करना, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो अनुच्छेद 23 में इन सारे चीजों को प्रतिबंधित किया गया है, रोका गया है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है भाई, किसी का शोषण करना ये गलत चीजें हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले काम पर मनाही की जाएगी, जैसे खदान और कारखाने इत्यादि। 14 साल का बच्चा भाई क्या काम करेगा यार, वो तो मर जाएगा। उसको तुम कोयला के खदान में घुसा दिए, उसको फैक्ट्री में मोटे मोटे गट्ठर उठाने पे लगा दिए, उसके सर पे मोटी मोटी मोटरियां टांग दिए हो, तो वो बच्चा काम कर पाएगा? वो तो बच्चा मर जाएगा। तो सरकार ने प्रावधान किया है कि भाई 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को अगर काम करवाए, खासकर खदानों में और कारखानों में जोखिम भरे काम, तो सीधा तुम्हारा 14 छर के अंदर जाओगे, अर्थात तिहाड़ जेल, या फिर जहां के रहने वाले हो वहां के जेल में ही जाओगे। केस हो जाएगा तुम पे, क्योंकि हमारा संविधान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मना करता है। क्योंकि अरे भाई उसने कहा है कि इसको शिक्षा देना है, इसको शिक्षा फ्री कर रखा है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ेगा बच्चा कि तुम्हारे खदान में काम करेगा। तो ये अनुच्छेद 24 हमारा कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करवाओगे। चौथा मौलिक अधिकार जो है वो हमारा कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक चल रहा है। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, ये सभी जो है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जिसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार है। आप कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं, आप बाबा को जल चढ़ा सकते हैं, आप खाटू श्याम जा सकते हैं, आप देवघर जा सकते हैं, आप माँ वैष्णो देवी के मंदिर जा सकते हैं। इन सब की स्वतंत्रता है आपको। अपने अपने धर्म का प्रचार कीजिए, भागवत कीजिए, कथा कीजिए, जो करना है कीजिए। आपको अनुच्छेद 25 जो है इस बात का अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का, सनातन धर्म का खूब प्रचार कीजिए, क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना हमारा धर्म है। तो जितना प्रचार करना है कीजिए, इसकी छूट है आपको भारत देश में। इसके अलावा अनुच्छेद 26 क्या कहता है? संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। आप धर्म को स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाइए, चंदा कीजिए, भोज भात कीजिए, लोगों को समझाइए कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इसकी आजादी है आपको। परोपकार का काम कीजिए, गरीब माँ बहनों को उपकार कीजिए, बहनों की शादी करवाइए। अगला अनुच्छेद 27 कहता है धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई भी
कोई भी व्यक्ति आपको अगर कहता है कि धर्म के नाम पर हमको वोट दीजिए या धर्म के नाम पर आप हमको पैसा दीजिए, तो वो आपको मजबूर नहीं कर सकता है। कई बार हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म के बढ़ाने के लिए, इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए पैसे की जरूरत है, इस्लाम खतरे में। अरे भाई, कोई खतरा में नहीं है, सब ठीक है। इतना दिन से खतरा नहीं हुआ, अब क्या खतरा होगा बे? सब ठीक है, कोई इस्लाम खतरा में नहीं है, कोई हिंदू खतरा में नहीं है, सब आउट ऑफ डेंजर है, कोई खतरा में नहीं है। कोई आपको परेशान नहीं कर सकता कि भाई डोनेशन दो, भाई पैसे दो, भाई चंदा दो, हमारा इस्लाम खतरे में। कोई इस्लाम खतरा में नहीं है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी में, प्राइवेट में दिया जाएगा, सरकारी में नहीं दिया जा सकता है। कोई भी सरकारी स्कूल में आपको रामायण महाभारत नहीं पढ़ाया जाता है। कोई भी सरकारी स्कूल में आपको ये नहीं पढ़ाया जाता है, मौलवियों का किताब नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, इन लोगों का मौलवी का एक अपना स्कूल होता है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ मस्जिदों में बच्चे को मौलानाओं के द्वारा धर्म की शिक्षा दी जाती है। हालांकि धर्म की शिक्षा क्या दी जाएगी, इतने सारे न्यूज में पढ़ लिया कि वहां पे बच्चों को मदरसा में आतंकवादी बनाया जा रहा है, उन्हें देशद्रोही बनाया जा रहा है, उन्हें गलत शिक्षा दिया जा रहा है, मदरसा में बच्चे को ना बर्बाद किया जा रहा है उन्हें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी पेरेंट्सों से, बच्चों को स्कूल में भेजो यार, गणित विज्ञान सोशल साइंस पढ़ाओ। ये मदरसा में क्या उसे आतंकवादी बना रहे हो? अधिकार के 5वें पॉइंट में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 है, मतलब 29 और 30। हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 के बारे में। भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के किसी कोने का लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कन्नड़ बोलने वाला हो, मलयालम बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो, मराठी बोलने वाला हो, वो अपनी भाषा बोलेगा, वो अपनी संस्कृति को बचा के रखेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, हम भारत के लोग, हम भारत के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य बिहार से आते हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। और हमारे बिहार का एक बहुत ही बड़ा पर्व छठ पर्व होता है, जिसे हम आज भी दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं ना, सबके साथ हम बड़े धूमधाम से छठ के पर्व को मनाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति को बनाए रखने का हमारे पास अधिकार है। हमें अपने विशेष भाषा, लिपि को संभाल के रखने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 30 की बात कर लें तो इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। देखिए, भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अगर हम बात करें तो उनको शिक्षा संस्थान, मतलब उनको शिक्षा के संस्थानों को, एजुकेशनल ऑफिस खोलने या फिर इंस्टीट्यूट खोलने का अधिकार उनको प्राप्त है, उनको चलाने का भी अधिकार प्राप्त है। तो ये 5 मौलिक अधिकार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे अंतिम मौलिक अधिकार, छठा अधिकार जो है वो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। देखिए, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शुरुआत नहीं बताया था, संविधान को बनाने वाले, लिखने वाले नाम अगर आपसे पूछा जाए, जनक, जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इन्होंने क्या कहा कि संविधान जो है वो आत्मा है, आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश करते हैं, जिसे हम रिट कहते हैं। रिट आपसे 1 नंबर में पूछा जाए तो आप ये सारी बातें उसको बताइएगा। और संविधान उपचारों के अधिकार में आपको कुछ चीजों को देखना है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिनिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षता, पांचवा है उत्प्रेषण और छठा है रिक्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप कह रहे होंगे कि ये है क्या? इन सारे पॉइंट्सों को आगे आपको समझाया गया है कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के उपचार का अधिकार क्या है, तो वो ये सारे 6 पॉइंट आपको बताने हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंग भेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। आपस में ही लोग लड़ रहे थे। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? आपस में ही, देश के आपस के लोग ही लड़ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला थी। प्रजातंत्र का वो आधार था वहां का अधिकारों का घोषणा पत्र। मैंने आपको भारत के भी अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में बताया है और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के घोषणा पत्र के बारे में बता दिया। यहाँ पे याद रखने वाली बात है, 1996 में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार। जैसे हमारे भारत के संविधान में मैंने आपको मौलिक अधिकार के 6 मौलिक अधिकार बताए, 7वां इसलिए नहीं बताया क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा के 300 वाले सूची में साधारण कानून के रूप से व्यवस्थित कर दिया गया था।
अब हम यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार के बारे में बताता हूं। सबसे पहला तो है गरिमा का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार, तीसरा है श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, चौथा है स्वास्थ्य पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पांचवा है समुचित आवास का अधिकार, छठा है स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सातवां है बाल अधिकार, आठवां है बुनियादी एवं उच्च शिक्षा का अधिकार, नौवां है सूचना प्राप्त करने का अधिकार और 10वां है सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों का अधिकार। यहाँ पे जो ये 10 अधिकार दिए गए हैं ना, तो गरिमा के अधिकार का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब आपकी प्राइवेसी का अधिकार, श्रम संबंधी मतलब काम के संबंध में जितने भी अधिकार हैं वो बराबर होने चाहिए, वहां पे रहने के बाद आपको वहां के स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सभी चीजें का अधिकार होना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए, वहां पे आवास बनाकर रहने का अधिकार होना चाहिए, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बच्चों के लिए अधिकार को हम बाल अधिकार कहते हैं, शिक्षा का अधिकार जैसे कि भारत के संविधान में है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री शिक्षा दिया जाएगा, ये हमारे मौलिक अधिकार में है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, किसी भी सरकारी संगठन से आप उस सूचना का अधिकार ले सकते हैं जिसे हम आरटीआई कहते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, जैसे आप किसी भी संस्कृति को बचा के रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी भाषा के मानने वाले लोग कहीं भी रह सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध तरीके से जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। 5 नंबर के लिए वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट से समझते हैं, स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को समानता लाने का, सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत सारे नियमों की जरूरत थी। देखिए मौलिक अधिकार हमारे 6 ही है। क्या 6 मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों के लिए सफिशिएंट है? नहीं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जिस समय मौलिक अधिकार से अलग सोचना होता है। तो यही कहा गया है कि सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकार के अलावा भी बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है और यही राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। क्योंकि सरकार को दिया गया यह अधिकार है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु इसे लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जाता। ये जरूरी चीजें नहीं है, ये खुद के वैचारिक और नैतिक चीजों के हिसाब से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए समझ लो, एक सड़क है, उदाहरण के लिए गांव का सड़क है, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। अब वो गांव के सड़क से डेली 200 आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब क्या हम प्रधानमंत्री को कहें कि संविधान बनाओ कि इस गांव के सड़क को बनवाना है? नहीं ना। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को कहेंगे, क्या हम अपने देश के जनप्रतिनिधियों को कहेंगे कि एक कानून बनवाओ, इस कानून के माध्यम से गांव के पुल को बनाओ? नहीं ना। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो वहां के जनप्रतिनिधि आएंगे और अपने हिसाब से नीति बना के इसको सही करवा देंगे। तो जरूरी नहीं है जो चीज मौलिक अधिकार में है वही हमारे लिए सफिशियंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसी को हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। 6 पॉइंट जो है वो कहता है प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें आती है। वो कौन कौन सी बातें हैं? वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो समाज को एक रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए। पहली बात है, वे लक्ष्य और उद्देश्य हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। समाज में सभी लोगों को एक साथ उसे फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। दूसरा है, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। इसे भी हम नीति निर्देशक तत्व में रखते हैं कि जो अधिकार मौलिक अधिकार के अलावा हमें प्राप्त होता है, हम उनके नैतिकता के हिसाब से, इसे भी हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तीसरा है, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। कोई प्रेशर नहीं है, हम उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन सरकार स्वीकार करके इसे नीति निर्देशक तत्व के द्वारा समाज का भला करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। तो देखिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो 1976 के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 क में समावेश किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। अब वो मौलिक कर्तव्य जो है वो 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, इसकी एक सूची जो थी उसे अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। और 51 क में जोड़ा गया किसे? मौलिक कर्तव्य को।
इसके अंतर्गत नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य निम्न है। ये जो मौलिक कर्तव्य की सूची जोड़ी गई, जैसे मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, वैसे ही मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो किस प्रकार है, इस प्रकार है। कौन कौन से? पहला, संविधान का पालन करना होगा। भाई भारत में रहना होगा, भारत में रहना चाहते हो तो हमारे भारत का संविधान का पालन करना पड़ेगा, इज्जत करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। राष्ट्रध्वज के खिलाफ कोई भी वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिरंगा के खिलाफ, तिरंगा के शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा। जहां राष्ट्रगान बजेगा आपको खड़े होकर सम्मान करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या किसी भी लिंग समुदाय से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि भारत का संविधान जब आपको समानता का अधिकार दिया तो बड़ा लपालप करके कैच करके ले लिए। भारत का संविधान जब आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया तब भी आप लपालप करके कैच करके ले लिए। तो अब संविधान का इज्जत करना क्यों नहीं? जिस संविधान ने आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं उसके राष्ट्रध्वज, उसके राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा, हमारे संविधान का पालन करना पड़ेगा। संविधान के खिलाफ कोई गुस्ताखी स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी बाबा के अंदाज में बुलडोजर चला दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, आप आंदोलन करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक आदर्श होनी चाहिए, उसकी एक सीमाएं होनी चाहिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में आप कोई आलोचना नहीं कर सकते। आप राजनीतिक पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता की बेटी के बारे में आप इज्जत उछाल दीजिएगा? ये गलत चीजें हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना जरूरी है। भारत को तोड़ना नहीं है, अखंड रखना है, संप्रभुता की रक्षा करना है, एकता के ऊपर विचार करना है, राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना है। देश पे कोई भी खतरा हो तो भारत का बच्चा बच्चा सीना चौड़ा करके बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा। बॉर्डर को छोड़ो, देश के अंदर आंतरिक हिस्से में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भारत के बच्चे बच्चे में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बात होना चाहिए। इसी को हम राष्ट्र रक्षा और सेवा कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण होना चाहिए। बंधुत्व का भावना तो होना चाहिए। बंधुत्व की भावना हम ना क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति से, कि बंधुत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे भारत देश में भी जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कहा गया है कि भाईचारे का निर्माण होना चाहिए। अगला पॉइंट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसे बनाए रखे। भारत हमारा विविधताओं का देश है, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के धर्म है, कई प्रकार के खान पान है, कई प्रकार की भाषा है। तो इन सभी को समेटे रखना, संजोए रखना गौरवशाली परंपरा के महत्व के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण का संरक्षण भाई तो जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ को कम काटें, पॉल्यूशन कम फैलाएं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब चीजों को बिल्कुल कम करना है, तभी हमारा भारत और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक को अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी को करके हमारे अपडेट रखना है, मानवतावाद को संजोए रखना है, ज्ञान को अर्जन करना है, अधिक से अधिक जानकारियां इकट्ठी करनी है, सुधार की भावना का विकास करना, ये सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति है, पार्क, कुआं, नदी, तालाब, जंगल, इन सभी को सुरक्षित रखें, पहाड़ों को सुरक्षित रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ध्यान दे रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान को, उनका पूरा सपोर्ट करें, गंदगी को ना फैलाएं और हिंसा से दूर रखें, मारपीट ना करें। हालांकि ये बात दूसरा है, कोई आपको बार बार दबा रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो कितना देर तक आप चुप रहोगे? गांधी बनने से अभी के समय में काम चलता नहीं है। एक गाल दोगे तो वो दूसरा पे मारेगा, तुम मुंह दे रहे हो वो सर फाड़ देगा, तुम सर दे रहे हो वो कपार फाड़ देगा, कान उखाड़ लेगा, दांत तोड़ देगा। तो इसलिए भाई कभी कभी अब इतना भी बर्दाश्त मत करो कि तुम्हें बार बार लिपते लिपते कुछ और हो जाए। तो इसलिए कभी कभी अपने आप को सुरक्षा करने के लिए भी हिंसा करना जरूरी हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लें और उसे प्रगतिशील बनाएं। सफाई अभियान को चलाएं, पार्किंग में सफाई करें, पेड़ पौधे लगाएं, वनों को सुरक्षित रखें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना। 86वां संशोधन बताता है कि 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिलना ही चाहिए, चाहे माता पिता हो या माता पिता के अलावा कोई और संरक्षक हो उसका, तो उसे बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, वो 86वां संशोधन हमारा बताता है।
अगला पॉइंट हमारा कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। तो देखिए, अब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में संबंध को देख लेते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो वो अधिकार है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है संविधान में 6 के 6, लेकिन नीति निर्देशक क्या है, ये समय के हिसाब से लग जाता है और फिर खत्म हो जाता है। पहला क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ कार्यों को करने से रोकते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व जो है उन कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। जहां मौलिक अधिकार से काम नहीं चल रहा होता है, वहां पे नीति निर्देशक के सिद्धांत से काम हो जाता है। दूसरा है मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है। सही बात है, फंडामेंटल राइट्स तो हमारे व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित करता है ना, लेकिन वहीं पे नीति निर्देशक तत्व जो है ना पूरे समाज को संरक्षित करता है, एक समाज में रहने वाले सभी लोगों को संरक्षित करता है और उसके हित की बात करता है, उसके फेवर की बात करता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला तो है मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स को कानूनी सहयोग प्राप्त है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को आप चुनौती नहीं दे सकते, इसका किसी प्रकार से सहयोग नहीं प्राप्त है। अर्थात मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसको चुनौती नहीं दे सकते। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा है मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध समाज से होता है, समाज से होता है। मौलिक अधिकारों का संबंध तो व्यक्तियों से होता है, पर्सनल किसी एक व्यक्ति से होता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध एक समाज से होता है, ये पूरे समाज के हित की बात करता है। तीसरा है मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, संविधान में ऑलरेडी मौलिक अधिकार हो चुके हैं, मिल चुके हैं हमें, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को अभी लागू नहीं किया गया है। ये हमारा तीसरा अंतर था। चौथा कहता है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, राजनीतिक लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा शासन, प्रजातंत्र, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापित करना है, जिसमें समाज के अंदर रहने वाले सभी लोगों के हितों के बारे में सोचा जाए, उनके अच्छों के बारे में सोचा जाए, और आर्थिक लोकतंत्र मतलब सभी का उसमें भला हो। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देता है, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देता है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर अंतर मोस्टली आप देखोगे ना तो एक व्यक्ति और समुदाय के बीच में ही है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच के अंतर के रूप में था। तो यहाँ पे ये संपूर्ण नोट्स जो है समाप्त हो गया है, काफी लंबा नोट्स था, फिर भी आज एक ही शॉर्ट में समाप्त कर दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।